तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में हमें बेनिफिट दे सकते हैं। कल एक इवेंट हुआ था यूएसए में, जैक्सन होल सिंपोजियम, और वहां पर जेरोम पावेल जी ने ये इंडिकेट किया है कि आने वाले टाइम में रेट कट हो सकते हैं। तो चलिए उनकी स्पीच को डिकोड करते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं। ये रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो यहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी पूरा पढ़ चुका हूँ और मैंने इसमें से कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन कर चुकी है सिग्निफिकेंटली और लेबर मार्केट भी कूल ऑफ हो चुकी है विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजिंग टू 4.3%। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3% से बढ़ा है और इन्फ्लेशन जो है कम हुई है। इन्होंने एक और बात बोली है कि जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसने बहुत हेल्प की है एग्रीगेट सप्लाई को और डिमांड को कंट्रोल करने में, जिससे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिक्रीज हुए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था जिसका मार्केट वेट कर रही थी, कि इन्होंने बोला कि द टाइम हैज़ कम टू एडजस्ट द पॉलिसी। अब एडजस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए, या तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या न्यूट्रल रखेंगे, जो कि अभी भी इन्होंने रखा हुआ है, या फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो अब इसमें से हमें पता ही है कि ये डिक्रीज़ करने वाले हैं इस चीज़ को, तो इन्होंने अभी डायरेक्टली नहीं बोला डिक्रीज़ करेंगे, बट इन्होंने बोला कि एडजस्ट करेंगे। अब इतना हमें समझ जाना चाहिए एडजस्ट का क्या मतलब है। बट इन्होंने एक बात और क्लियर बोली है कि जो जो ये एडजस्ट करेंगे रेट को विद द टाइमिंग एंड पेस ऑफ द रेट कट डिपेंडिंग अपॉन द इनकमिंग डाटा। तो जिस डेटा की ये बात कर रहे हैं वो डेटा है, एक तो जॉबलेस डेटा, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा और इन्फ्लेशन डेटा। अब जो ये तीनों डेटा हैं ये अलग अलग टाइम पे आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जॉबलेस डेटा है वो 29 अगस्त को आने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है जो वो 6 सितंबर को आने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इन्फ्लेशन डेटा, वो आएगा 11 सितंबर को, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ी है या फिर घटी है। और फिर 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है जो आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, और यहाँ पर डिसाइड होगा इस बार कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे। अगर रेट कट होते हैं उस दिन तो मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, और अगर न्यूट्रल रहती है तो शायद हमें एक मार्केट में फॉल देखने को फिर से मिल सकता है, क्योंकि अब मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रही है कि रेट कट होंगे। अब ये तो हो गई बात इनकी स्पीच की। अब हमें ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब कौन से सेक्टर्स जो हैं इस चीज़ से बेनिफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से सेक्टर से बेनिफिट हो सकता है और कैसे कैसे। जब इन्होंने कल ही अपनी स्टेटमेंट दी, कल ही बॉन्ड यील्ड गिरने शुरू हो गए थे, तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि मार्केट इसको अच्छे से रिएक्ट कर रही है। जो सेकंड सेक्टर है जिसको बेनिफिट होगा वो है रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा कि हमें जो है ईएमआईज कम पे करनी होगी जो हमने लोन बोरो किया हुआ है। तो ये हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा और इस ऐसे ही रियल एस्टेट में जो है वो डिमांड बढ़ेगी। थर्ड सेक्टर जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या होता है, देखिए, जो हमें नेसेसिटी होती है, एक तो एक आइटम होती है जो हमें नेसेसिटी के लिए चाहिए होती है, और दूसरी चाहिए होती है जो कि हम एक्स्ट्रा स्पेंडिंग खर्च करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होती है। फोर्थ होगा हाउसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो है हम, अब पैसा ज़्यादा होगा तो लोग सोचेंगे कि हम घर खरीदते हैं, तो जो हम ईएमआई बनवाएंगे अपनी, जो भी हम लोन लेंगे उस पर ईएमआई होगी वो कम उस पर बनेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब ऑटो इंडस्ट्री का भी ऐसा ही है, जो लोन होंगे वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेंगे तो हम लोन ले पाएंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे फ़ायदा होगा, देखिए, जहाँ से भी ये लोन लेंगे एक तो इनका कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग होगी वो कम होगी। अब इनको जब लोन मिलेगा और जब हम इनसे लोन लेने आगे आएंगे तो जो इनके इसके बीच का मार्जिन होगा वो इनका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रॉफिट होगा इस रेट के डिक्रीज़ होने के चलते। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको पता ही है, आईटी और फार्मा सेक्टर को मिलेगा स्ट्रेट, क्योंकि यूएसए में अब जब रेट कम हुए हैं तो इंडिया भी अपने रेट कम करेगी, और जो मेन बिजनेस आईटी का आता है वो यूएसए से आता है, तो इसलिए आईटी सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा होता हुआ हमें आगे आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो ये हो गई थियोरेटिकल बात। अब हम इसको चार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स ने इसको कितना पॉजिटिवली लिया और मार्केट बंद हुई है जाकर 1.14% के आसपास, मतलब 462 पॉइंट्स डाउ जोन्स ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट्स भी जो है मंडे को वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम एक सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो मुझे इसमें सबसे अच्छा एक स्टॉक दिख रहा है वो है ताज जीवीके। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें कप एंड हैंडल का एक फॉर्मेशन हुआ, देन इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है, एंड नाउ इट इज़ कमिंग फॉर रीटेस्ट, और ये रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट कर चुका है। तो यहाँ से यहाँ पर इसने रीटेस्ट अपना कंप्लीट किया और अभी ऊपर जाना शुरू कर चुका है, और वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इससे टारगेट ऑल टाइम हाई इसको भी ये क्रॉस करेगा और 500 के आसपास ही अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। बट इसको थोड़ा टाइम देना होगा, ये नहीं कि ये कल ही 500 पहुँच जाएगा, इसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये अच्छा खासा जा सकता है ऊपर। तो आप इस पर नज़र बना सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए इस पर देख तो डेट भी सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है जिस इंडस्ट्री में ये है, और भी कंपनीज़ के ऊपर डेट बहुत हाई है, पर इसके ऊपर डेट बहुत कम है। मैं तो कहूँगा इतना कुछ डेट है भी नहीं, प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी है, पब्लिक होल्डिंग 21% की है,
और ROCE देखिए 18%, ऑलमोस्ट 19% की ROCE है, और ROE है वो भी 18.50, मतलब अच्छा खासा स्टॉक है। और जो इंडस्ट्री की पीस है वो भी कम पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। इसकी सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं लगातार, हर क्वार्टर में इसकी सेल्स बढ़ती हैं। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 92 थी, अभी 93, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव ही है। और ईयरली सेल्स की बात करें तो ये अभी ऑल टाइम हाई सेल्स के आसपास चल रहा है, अभी तक इतनी सेल्स इसकी आई भी नहीं थी। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी इन लाइन है अभी, मतलब यहाँ पर जो है 93 हो चुका है, लेकिन जब तक ये ईयर एंड क्लोज होगा ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगातार 75% के आसपास बनी हुई है, और FIIs में भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, और DIIs का भी इसमें ठीक ठाक स्टेक है। तो आप इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की एक कैटेगरी में मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है। जो दूसरा स्टॉक है वो है इसी सेम कैटेगरी का रेडिको कहतान। आपने सुना ही होगा मैजिक मोमेंट्स के बारे में, तो ये वो कंपनी मैजिक मोमेंट्स यही बनाती है। और ये देखिए ये भी अपना स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पर तो हमें 2200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ये भी कल ही आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर ऐसे सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट तो है मेरा 2000 का, और उसके बाद 2100 एंड देन 2200। तो ये 3 टारगेट मेरे स्टॉक में होंगे। इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। 91 के PE पर ये ट्रेड कर रहा है, और पब्लिक होल्डिंग जो है इसमें सिर्फ 17% के अराउंड है। ROCE जो इसकी है वो 13% है, दैट इज़ ओके। और जो ROE है वो 12% के अराउंड है, जो कि ठीक ठाक है, इतनी कुछ खास नहीं है। और जो इसकी सेल्स हैं देखिए वो तो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि लिकर का कंजम्पशन तो आपको पता ही है हमेशा बढ़ता ही रहा है। जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं लगातार, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी इसके प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है ये भी। इसमें देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है 40% के अराउंड है, और जो FIIs और DIIs का स्टेक है वो भी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक का इतना नहीं है, 16% के अराउंड है। तो ये मुझे अच्छी लग रही है कंपनी, और ब्रेकआउट के आसपास खड़ी है। और जिस हिसाब से ये रेट कट की न्यूज़ आई है तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को इसमें मिल सकता है। जो थर्ड स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस। जैसा मैंने वो आपको बताया कि जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं अगर हम उनसे अभी लोन लेंगे तो उनको भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होगी, और हमें जो हमारी EMI बनेंगी वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर बनेंगी। और ये भी एक NBFC है जो कि एंगेज है कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंस करने में, और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। देखिए 15 की PE पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और पब्लिक होल्डिंग इसमें सिर्फ 5% की है। अगर आप इसकी अर्निंग्स देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे इसका, तो आप देखिए कहाँ पर ये 2013 में 7000 हुआ करता था, और अभी 37,000 के आसपास इसकी रेवेन्यू है। प्रोमोटर होल्डिंग भी इसमें 25% है, और देखिए FIIs होल्डिंग कितनी ज़्यादा है, और DIIs होल्डिंग भी कितनी ज़्यादा है। तो बिग हैंड्स ने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रखा है। और अगर अब हम इसके चार्ट को देखें तो देखिए अभी अभी इसने ब्रेकआउट किया है, हो सकता है यहाँ तक ही रीटेस्ट करे एंड देन इट विल गो अप। इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो 3400 होगा। अब बात कर लेते हैं IT सेक्टर की। तो ये देखिए जहाँ पर जब ये IT सेक्टर यहाँ पर था तो मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो भी बनाई थी, ये वाली वीडियो। तब इसमें मैंने बताया था कि IT सेक्टर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और तब से देखिए IT सेक्टर कहाँ पर आ गया है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और अभी भी इस IT सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है और रीटेस्ट भी कर लिया है। तो मेरे लिए तो IT सेक्टर अब आउट परफॉर्म करने वाला है यहाँ से, और मैं अब यहाँ पर टारगेट देख रहा हूँ 51,000 तक के IT सेक्टर में। तो जब इंडेक्स ही 30% के अराउंड उठ जाएगा तो आप स्टॉक सोचिए कितने ज़्यादा उठेंगे। तो इसलिए आपके IT सेक्टर पर नज़र होनी चाहिए। ऐसा ही एक स्टॉक है TCS। तो यहाँ पर TCS ने देखिए यहाँ पर इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया एंड नाउ इट इज़ ब्रेकिंग आउट। तो इसके जो टारगेट हैं TCS के, अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो पहला टारगेट जो होगा मेरे लिए वो 4700 का होगा। उसके बाद मेरा जो टारगेट होगा 5000 का राउंड लेवल, एंड देन 5300। तो ये मेरे 3 टारगेट होंगे TCS में। ऐसे ही कई स्टॉक हैं जो हमें IT सेक्टर में इस टाइम वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक। वो सारी एनालिसिस मैंने इस वाली वीडियो में पोस्ट की है, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, और ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने दोनों में ही इसमें डिस्कस किए हुए हैं स्टॉक्स। जो एक और सेक्टर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा चल सकता है वो है मेटल सेक्टर। क्योंकि अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो हमें स्टील की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि स्टील के बिना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेटल सेक्टर भी आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और एक बात और भी है, ये देखिए यहाँ से इसने 1 वे मूव किया। अब 1 वे मूव करने के बाद इसने 0.5 का अपना रिट्रेसमेंट भी शो कर दिया है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा जाकर, और अगर इंडेक्स ही अराउंड 10% जाएगा तो स्टॉक्स तो अपने आप ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और इस टाइम जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टील के प्राइस हैं वो भी बहुत नीचे आए हुए हैं, और अब वहाँ से अगर हमें एक यू टर्न देखने को मिलता है तो हमें स्टील सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए ये है टाटा स्टील का चार्ट। अभी ये बिल्कुल अपने लो पर आया हुआ है, अपने इसने भी रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और अभी इसके टारगेट मेरे लिए जो टाटा स्टील के टारगेट हैं वो 215 तक के हैं, एंड नाउ करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 154।
तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ऊपर चला जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट यहाँ से मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर आप जिंदल स्टील के चार्ट को देखें तो इसका भी अभी टारगेट बहुत लंबे हैं। इसके मेरे लिए टारगेट जो है वो 1500 के हैं एंड नाउ करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 960। तो इसमें भी मुझे एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि ये भी इसने देखिए कितना बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया एंड नाउ इट इज़ ब्रेकिंग आउट, और अभी इसका रीटेस्ट यहाँ पर होना बाकी है। अगर ये 800 तक आता है तो आप यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नहीं तो बाय ऑन डिप्स की आप स्ट्रेटेजीज में रख सकते हैं, जो कि ये आपको आने वाले टाइम में 1500 तक लेकर जाएगा। तो ये कुछ सेक्टर थे और स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आप इसको बाय करिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इसको बाय कीजिए। ये जस्ट एक मेरी स्टडी थी, दैट हाउ आई स्टडी द स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, तो वो मैंने आपके सामने पोस्ट करने की कोशिश करी है। देखिए, पता आपको भी है, पता मुझे भी है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा या कोई और भी आपको बताएगा तो इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।